RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। वैद्युत अक्षेत्र एवं विभव फिजिक्स का ये कक्षा 12 का चैप्टर हम आपके सामने लगातार वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से आपका पिछली वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक दिया था वो कूलाम का नियम दिया था। तो और इसी के साथ साथ हमने आपको एक टॉपिक कहा था कि आप इसको खुद करके देखना, ताकि हम आपको अगली वीडियो में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन बता सके, समझा सकें। तो आज हम आपके सामने उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था, और उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को करके जरूर देखा होगा। तो आइए देखते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और मैं आप लोग को इसमें तुलना करके क्या क्या अंतर बताता हूं। तो चलिए देखते हैं कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। सबसे पहला अंतर हम इनके सूत्र का लेकर चल सकते हैं। इनमें कूलाम सूत्र, जो कूलाम बल होता है उसका सूत्र होता है Fe से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत बल जिसको बोलते हैं, और ये होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसको अगर हम Fg से प्रदर्शित करें तो इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन R²। इन फॉर्मूलों से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच अगर हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को ले लें तो उन पर उपस्थित आवेश पर उनका कूलाम बल निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह हमारा पहला अंतर हो गया, पहली तुलना हो गई इस कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में। दूसरा जो मान हम लेकर चलेंगे, दूसरा मान लेकर चलते हैं माध्यम का प्रभाव। जो कूलाम बल होता है, कूलाम बल या वैद्युत बल, वो माध्यम पर, उन वस्तुओं के बीच में जो माध्यम है उस पर भी निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसको एक सीधे से उदाहरण से आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमने एक तांबे का तार ले दिया। तांबे के तार को अगर हम डायरेक्ट टच करेंगे बिजली में कनेक्शन करके कहीं पर, तो वो हमें करंट मारेगा जरूर। लेकिन अगर इसके ऊपर माध्यम लगा दे, माध्यम यानी इसके ऊपर हम प्लास्टिक की परत चढ़ा दे, रबड़ की परत चढ़ा दे, जो कि तारों के ऊपर आती भी है, तो उस परत के चढ़ने मात्र से ही वो करंट लगाना बंद कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि माध्यम का प्रभाव इस कूलाम बल पर पड़ा। अगर ये माध्यम यानी प्लास्टिक ना हो, कागज ले ले तो उसमें कुछ कम करंट लगेगा, प्लास्टिक ले ली, रबड़ ले ली, उसमें करंट नहीं लगेगा, लकड़ी लगा दी उसमें भी करंट नहीं लगेगा। तो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहां पर ये सूर्य ले लें, ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है। लेकिन जब कभी चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय, तो यहां सूर्य इस पृथ्वी को अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे की ओर दोनों आकर्षित करेंगे। लेकिन जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच उतना ही आकर्षण बल लगता है जितना पहले लगे था। यहाँ पर देखिए, जो बीच में माध्यम आया तो माध्यम आने पर बल का मान घट गया, लेकिन यहाँ बल का मान नहीं घटता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, बल का मान घट जाता, तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर कभी की भाग चुकी होती। इसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी को कभी का छोड़ चुका होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि कूलाम बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसके पश्चात अगर हम तीसरा पॉइंट लेकर चलें तो तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि जो ये आपका 1/4πε0 है, यानी जो नियतांक है, कूलाम नियतांक, हम इसका नाम लेकर लिख सकते हैं। कूलाम नियतांक की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ 10⁻9 है पॉजिटिव प्लस की, और यहाँ 10⁻11 है। तो इस रेस्पेक्ट में हम ये बता सकते हैं कि कूलाम बल का मान अपने आप ही, अगर एक एक कूलाम आवेश ले लें तो भी इनका मान बहुत अधिक होता है।
और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान 10⁻⁻11 अपने आप में ही बहुत छोटा मान है। तो अगर हम 1-1 किलोग्राम की वस्तु लेंगे तो उनके बीच में हम उस बल का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कूलाम बल होता है, Fc ले लीजिए, Fe ले लीजिए, उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसके लिए अभी हम एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हम इनमें अंतर को ले लें, फिर इस बात को हम सिद्ध भी करके अभी दिखाएंगे। तो चलिए, कूलाम नियतांक के बारे में बात हो गई। अब फिर एक चौथा पॉइंट और लेकर चल सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लोग कम से कम 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे, कम से कम आप 2 अंतर लिखना। और अब हम आपको यहाँ पर चौथा अंतर बताने जा रहे हैं। चौथा अंतर ये होता है कि जो कूलाम बल होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समान आवेश होने पर वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत आवेश होने पर उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जैसे कि इसके नाम में ही गुरुत्व आकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव केवल एक ही प्रकार का होता है, केवल आकर्षण बल होता है, वो कभी प्रतिकर्षण बल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये 4 अंतर इनमें बता दिए। तो अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएंगे कि आपने इनमें से कौन कौन से अंतर अपने आप लिख लिए थे, या कौन से अंतर हमें हमारे द्वारा बताए जाने पर ही आपको प्राप्त हुए, आपको ज्ञात हुए। तो चलिए, अब हम इस तीसरे पॉइंट के आधार पर इस बात को सिद्ध करके देखते हैं कि इस कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कितना अंतर होता है, कितना कौन बड़ा होता है और कितना बड़ा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोग पहले कूलाम बल का मान निकालेंगे, जो कि आपका 1/4πε0 × Q1 Q2/r² होगा। फिर आप गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालेंगे, Fg का मान जो हो जाएगा G × m1 m2/r²। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो r का मान आपको 1 मीटर लेना होगा। Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए कूलाम का मान, जो आवेश का मान होगा, वो 1.6 × 10⁻19 ही लेकर चलेंगे। अब उसके बाद m का मान यहाँ निकालेंगे, m1 भी यही, m2 भी यही। g का मान अभी मैंने आपको बताया 6.67 × 10⁻11 के बराबर लिया जाता है। तो अब इन मानों को रख कर आप यहाँ की कैलकुलेशन करेंगे और फिर Fc को Fg से भाग देकर आप लोग ये वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ जो ये वैल्यू आएगी लगभग ये बड़ा होता है 10⁻40 के बराबर, लगभग इतना आ जाएगा। 39 भी आ सकता है, ये 43 भी आ सकता है, तो लगभग 10⁻40 गुना बड़ा आ जाएगा। यानी कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों इलेक्ट्रॉन होने के कारण, समान आवेश होने के कारण इनके बीच ये जो कूलाम बल लगता है ये प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक प्रोटॉन को ले लें जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके आवेश का मान भी 1.6 × 10⁻19 ही होगा। अब इस -19 के रेस्पेक्ट में ही इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए आप दोबारा से इसी वैल्यू को निकाल कर देखेंगे। यहाँ पर बस प्रोटॉन का द्रव्यमान बदल जाएगा, m2 के रूप में आप इसको अलग से ले सकते हैं, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के रूप में आप इसको लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से जब आप m1 m2 का मान, g का और यहाँ भी 1 मीटर ही ले लेना, दोनों बार निकाल कर देखना, तो हर बार आपका जो Fe है यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलाम बल जो होता है, उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव
अधिक आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इन कैलकुलेशंस को जरूर कर लेंगे। चलिए अब आपकी इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो उत्तर आता है, जो कैलकुलेशन आएगी, दोनों के लिए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मैं आपको रिकमेंड उसका जरूर करूंगा ताकि आपका क्वेश्चन सही है गलत है कितना आंसर उसका आना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखेंगे। चलिए अब इस टॉपिक तक हम यहां पर लेकर आए हैं। अगला टॉपिक अब हम लेकर चलते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वैद्युत अक्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्षेत्र, एरिया भी इसको बोला जाता है। जैसे कहा जाता है, फिल्मों में देखा होगा आपने, हिंदी फिल्मों में, उसमें कहा जाता है ये अपुन का एरिया है। अपुन का एरिया यहाँ यानी जहां तक उसकी दादागिरी चलती है, जहां तक उसकी पावर चलती है। तो इसी प्रकार से वैद्युत का वह अक्षेत्र, वह एरिया, वह स्थान जहां तक उसके बल का, उसकी पावर का, उसकी ताकत का अनुभव किया जाता है, वैद्युत अक्षेत्र कहलाता है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि गांव में, शहरों में, घरों के पास जो तार होते हैं, बिजली के तार, जो बिजली के खंभे होते हैं, वो कुछ नीचे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज के तार को अगर देखा जाए, उससे ज्यादा ताकतवर बिजली को अगर देखा जाता है तो वो कुछ ऊपर बांधे जाते हैं, यानी उनके खंभे कुछ बड़े होते हैं। और ज्यादा ताकत की अगर बिजली को देखा जाए तो उसके खंभे और भी ऊंचे होते हैं। उसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? उसका कारण वैद्युत अक्षेत्र ही है। जितनी ज्यादा वोल्टेज की बिजली हम देखते हैं, उसकी पावर, उसकी ताकत उतनी ही अधिक होती चली जाती है, उसका वैद्युत अक्षेत्र उतना ही अधिक हो जाता है। तो अब आप जब नोट्स में इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार से तो लिखेंगे नहीं, तो उस परिभाषा को कैसे लिखती है, चलिए वो बता देता हूं। किसी भी आवेश के कारण ही वैद्युत उत्पन्न होती है। तो किसी आवेश, चाहे वो प्लस का आवेश हो या फिर वो माइनस का आवेश हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह अक्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसी को वैद्युत अक्षेत्र कहते हैं। हल्का आवेश होगा तो उसका क्षेत्र कम होगा, अगर कोई ताकतवर आवेश है तो उसका क्षेत्र और भी अधिक हो जाता है, उसे अधिक दूरी तक महसूस किया जा सकता है। तो इसको तो वैद्युत अक्षेत्र कहेंगे। लेकिन अब इन वैद्युत अक्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसके लिए आती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत अक्षेत्र की या वैद्युत बल की रेखाएं, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इन रेखाओं के द्वारा हम वैद्युत अक्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब इनकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में नहीं होती। हमें बिजली के चारों ओर कोई रेखाएं दिखाई नहीं देती, कोई तार दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई यहां से यहां तक इसका क्षेत्र है। वो केवल महसूस किया जा सकता है, कुछ दूर तक उसका करंट का झटका महसूस किया जा सकता है। तो किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनके द्वारा इस आवेश के बल का, उसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से हम इन वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लस आवेश से, धनावेश से ये किरणें सदैव बाहर की ओर निकलती हुई महसूस होती हैं, जबकि ये ऋणावेश की ओर एकत्र होती हुई महसूस होती हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल वगैरह कर लिए जाते हैं, जिसके आधार पर हम इन बल रेखाओं की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। वो कार्य प्रैक्टिकल का है। चलिए फिलहाल उसको न देखते हुए हम यहाँ पर केवल इसको याद कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं में काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा किसी आवेश के चारों ओर उसके वैद्युत अक्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, इनके कुछ गुणों के रूप पर भी हम इनको लेकर चल सकते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाएं यहाँ प्लस और माइनस के लिए तो मैंने अलग अलग बना दी, लेकिन कभी भी जैसे भी आपको आगे पढ़ेंगे आप लोग द्विध्रुव के रूप में, बैटरी जो होती है बिजली उत्पन्न करने के लिए इन्वर्टर वगैरह के साथ जो यूज की जाती है, तो उसमें सदैव एक पार्ट प्लस होता है, एक पार्ट माइनस। न तो अकेला प्लस होता, न ही माइनस होता। अकेले प्लस से हम कोई बैटरी का निर्माण नहीं कर सकते, अकेले माइनस से बैटरी का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब हम बिजली को देखते हैं, जो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी जो होता है ट्रांसफार्मर से आने वाली, उसमें भी हमारे दो तार जरूर होते हैं। पहला तार करंट का होता है, दूसरा तार अर्थ का होता है, जिसको हम जिंदा तार
करंट वाले तार को क्या देते हैं, और अर्थ वाले तार को हम अर्थ का तार ही बोलते हैं। तो यहां पर दोनों आवेश होने जरूरी हैं, तभी हमारा करंट फ्लो होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए। तो इन बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी कुछ इसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है। किसी द्विध्रुव से जब किरणें निकलती हैं, किरणें उत्पन्न होती हैं, तो वे किरणें सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हुई महसूस होती हैं। कुछ इस प्रकार से हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ऐसे, ये किरणें दूसरे पॉइंट में हम लेकर चल सकते हैं कि ये किरणें जैसे जैसे आवेश के केंद्र से दूर होती जाती हैं, तो ये अपने आप से भी दूर होती हुई चली जाती हैं। इस कारण जो समान आवेश होगा उनमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि पॉजिटिव में भी दूर जाएंगी, दूसरे पॉजिटिव में भी दूर जाएंगी, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगी। लेकिन नेगेटिव आवेश में ये पास की ओर एकत्र होना शुरू हो जाती हैं, तो जब प्लस से निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो हम इनके पॉइंट्स को फिर से प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं आपको किस प्रकार से इन्हें लिखना है। पहला पॉइंट आपका यही हो सकता है, पहला गुण इनका यही होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, ये अपने आवेश के केंद्र से जैसे जैसे दूर होती हैं तो इनकी लंबवत दूरी भी बढ़ती हुई चली जाती है, यहाँ नजदीक होंगी, यहाँ और दूर होंगी, जिस कारण ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, ये ऋणावेश की ओर आकर्षित होती हैं, धनावेश से उत्पन्न होती हैं, तो विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण बल प्रदर्शित होता है। एक तीसरा पॉइंट और लेकर चल सकते हैं कि जो ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ही इनकी दिशाओं को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सामान्य तौर पर यह बात मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रैक्टिकल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ फिलहाल आप यही मानकर चल लीजिए, ये याद कर लीजिए कि ये किरणें धनावेश से उत्पन्न होकर ऋणावेश की ओर चलती है, तो इन पर खींची गई स्पर्श रेखा इनकी दिशा को व्यक्त करती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा नहीं होगा कि ये रेखा यहां से ऐसे चली जाए, ये कट कर दिया, क्योंकि ऐसे कट करने पर एक दिशा यहां पर हो जाएगी और एक दिशा यहां, क्योंकि कटान बिंदु पर आप यही बात लिखेंगे कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। यानी हमारा क्षेत्र एक ही है और दिशा उसकी दो, ये संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब यहाँ तो हमारा दोनों के दोनों जो हैं विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर समान आवेश ले लें तो समान आवेश में कुछ ये रेखाएं इस प्रकार से होती हुई चली जाती हैं, जैसे ये चूंकि ये यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी तो इनके बीच में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता। तो ठीक बीच का मध्य बिंदु, समान आवेशों के ठीक बीच का बिंदु जो मध्य बिंदु होता है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ये दोनों समान आवेशों के बीच होना चाहिए, क्योंकि ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई एक दूसरे से दूर हट जाएंगी। तो इस आधार पर इसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। और इस उदासीन बिंदु पर यहाँ चूंकि कोई बल रेखाएं नहीं है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को उदासीन क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो दो समान आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और उस बिंदु को जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है उदासीन बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर आज हमने आपको वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में अंतर बताया, और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको कहा है कि आप दो इलेक्ट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच में लगने वाले कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना जरूर करें, और इसका आंसर जो आपका आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए अगले पॉइंट्स को लेकर आएंगे। तो अगले पॉइंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, और आप इस चैप्टर को लगातार क्रमानुसार पॉइंट में जो हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने हैं उसके अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।